सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रचना शारीर। ठीक है, तो रचना शारीर क्या है? हमारा एक सब्जेक्ट है आयुर्वेद का। जैसे हमने संहिता पढ़ा, क्रिया पढ़ा, वैसे ही एक सब्जेक्ट है हमारा रचना शारीर। तो रचना शारीर आप समझ सकते हो एनाटमी से। एनाटमी क्या है आपके लिए? एक फैमिलियर टर्म है। आप बायो में भी जैसे कुछ चैप्टर्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, जेनेटिक्स हो गया, वो भी क्या है? एक तरीके की एनाटमी है, वो आप पढ़कर आए हो। तो इसमें क्या है, आपको एनाटमी का क्या है, आयुर्वेद पार्ट भी यहाँ पे पढ़ना है। आयुर्वेद पार्ट और मॉडर्न दोनों आप एनाटमी में पैरेलली पढ़ोगे। ठीक, तो हम क्या, मेरा क्या पोर्शन है? रचना शारीर। इसमें हम कवर करेंगे कि बॉडी हमारी कैसे बनी है, दोष धातु मलों से मिलके क्या है हमारी बॉडी बनी है। ये आप क्रिया में भी और अदर सब्जेक्ट्स में भी देख के आए हो। ठीक, तो इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कि बॉडी कैसे बनी है। अब बॉडी की जहां बात आ गई, शरीर की जहां बात आ गई, तो शरीर की क्या है, हमें रचना पढ़नी है। रचना आप समझो, रचना वर्ड बोलते हैं हम उसकी एनाटमी के लिए, उसके अलाइनमेंट के लिए। किसके अलाइनमेंट के लिए? शरीर के, हमारी बॉडी के, कि उसमें क्या है, कौन सी चीज कैसे अलाइंड है, कैसे वो फंक्शन करती है। वो फंक्शनिंग वाला पार्ट आपका क्रिया शारीर में आ जाएगा। यहां हम क्या देखेंगे? कौन सा ऑर्गन, कौन सी मसल, कौन सा टेंडन, वेसल्स हो गई, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये सब चीजें हमारी कैसे कैसे बॉडी में अरेंज्ड है। ठीक है, अब उसमें क्या है, रचना के अंदर ही फिर आ जाता है हमारा डायसेक्शन पार्ट, जो क्या है बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट फर्स्ट ईयर में डायसेक्शन ही होता है। इसमें क्या है, आप चीजें देख के ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो। बॉडी आपको सामने दिख रही है, आप इधर पढ़ रहे हो कि लंग्स ये है, लंग्स के पास ये वाली वेसल्स हैं, किडनी यहाँ पर है, इंटेस्टाइन्स यहाँ है, स्टमक यहाँ है, तो वो सारी चीजें क्या है आप उसमें देख के समझ जाते हो अच्छे से। ठीक, तो हम क्या है इसमें रचना में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शरीर उपक्रमणीय शारीरा। ठीक है, शरीर उपक्रमणीय यानी कि इसमें क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई गई कि शरीर क्या है, शारीर क्या है, षडंग शारीर क्या है, अंग प्रत्यंग क्या है, वो हम एक एक करके सिलेबस के हिसाब से देखेंगे। हम इसमें जो एनसीआईएसएम का सिलेबस दिया गया है उसका पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपने चीज सुनी होगी, आयुर्वेद में ये बोलते हैं कि जो हमारा शारीर है, जो शरीर है, शारीर और शरीर के बीच का डिफरेंस अभी हम देखेंगे। हमने क्या पढ़ना है सबसे पहले कि जो हमारा शरीर है वो क्या है, पांच भौतिक है। आपने सुना भी होगा, सभी बोलते हैं कि हर चीज पंच महाभूतों से मिलकर बनी है। अब ये पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ठीक है, जो सारी हमारी बॉडी है, बॉडी क्या, हर एक द्रव्य, क्यों आयुर्वेद में क्या बोला गया है, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे, यानी कि जितने भी द्रव्य हैं वो सभी क्या है, पांच भौतिक है, यानी कि पंच महाभूतों से मिलके बने हैं। तो अभी हम, आपको नहीं पता पंच महाभूत क्या है, तो हम इसको क्या है, एक जो चीजें आपने पढ़ी, यहाँ फिजिक्स पढ़ के आए उसमें एटम पढ़ के आए हो, बायो पढ़ा है उसमें आपने सेल पढ़ा है, तो हम उससे क्या है वो चीजें रिलेट करके देखते हैं। उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे क्या है इजीली समझ आ जाएगा। नहीं तो मैम पंच महाभूत आपने रटा दिया, बस हमें तो नहीं दिख रहा पृथ्वी कहाँ है, जल कहाँ है, वायु कहाँ है, हम उस चीज को कैसे समझें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि पंच महाभूत एटॉमिक लेवल पे जाके देखते हैं कि अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाएं तो उसमें पंच महाभूत कहां पे प्रूव होते हैं। ये क्या है, थ्योरी है, समझाने की कोशिश की गई है कि पंच महाभूत कैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। एटम है, आपने पढ़ा है, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर इसके बाद क्या होती है, ये शेल्स होती हैं, यही तो हमने पढ़ा था ना। अब शेल्स में क्या रिवॉल्व करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स, राइट, यही तो हम पढ़ के आए फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें अब हमारा मैम पंच महाभूत कहाँ है, तो सबसे पहले आ जाता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हो, इन दोनों को बाइंड करके कौन रख रहा है हमारा, इसके अंदर इन्हें बाइंड करके रखता है हमारा जल महाभूत। ठीक है, पंच महाभूत तो याद हो गए ना, पी जावा, यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब इसमें जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उनको बाइंड करने का काम किसका है, जल का। जल क्या है, एक तरीके से लिक्विड है, चिपचिपा मान लो, जो क्या है दो चीजों को जोड़ के यहाँ पे रख रहा है। अब नेक्स्ट आ गया जो इसका शेप है एटम का, एक कोई पर्टिकुलर शेप होता है, सर्कल हो, ओवल हो, एलिप्टिक हो, वट एवर द शेप इज, कोई तो शेप है, वो शेप किसकी वजह से है, दैट शेप इज ड्यू टू पृथ्वी महाभूत। ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम किसका है, पृथ्वी का, यानी कि जो एक स्पेसिफिक उसका स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से है, पृथ्वी महाभूत की वजह से है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, अपनी शेल्स में घूम रहे हैं, वो किसकी वजह से, क्योंकि मूवमेंट का काम कौन करता है, हमारा वायु महाभूत करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है इनका, वो किसकी वजह से है, वायु महाभूत की वजह से है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसकी वजह से हो गया, वायु महाभूत की वजह से। एंड कौन सा लेफ्ट रहा हमारा,
आकाश महाभूत। अब ये जो एम्प्टी स्पेस है शेल्स में क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, खाली स्पेस ही तो है, बस उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो जो एम्प्टी स्पेस है इन बिटवीन द शेल्स, वो क्या है, हमारा आकाश महाभूत हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पंच महाभूत थ्योरी क्या है, प्रूव हो जाती है एटॉमिक लेवल पर जाकर कि पंच महाभूत कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब हम ये नहीं बोल सकते कि हवाओं में कि पंच महाभूत तो कुछ होता ही नहीं, आयुर्वेद ने जस्ट थ्योरी लिख दी है। हमारे आचार्य जो है, देखो अब तो क्या है, आज के टाइम में माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हो गए, इनमें क्या है हम देख पाते हैं इतनी सारी माइक्रोस्कोपिक चीजें देख पाके फिर हमने डिस्कवरीज की है कि एटम होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स है। पहले क्या थे, हमारे आचार्यों के पास तो कोई माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या है उस लेवल पे जाके वो चीजें हमें बता गए। सोचो कितना ज्यादा अद्भुत हमारा आयुर्वेद है, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना मशीनरीज के वो इतनी ज्यादा डीप में चीजें बता गए। हमने क्या देखा, आजकल तो मशीन्स हैं, सीटी स्कैन हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा सीटी स्कैन करा लो, नहीं समझ आ रहा एमआरआई करो, अल्ट्रासाउंड करा लो, एक्सरे करा लो। तो आजकल के डॉक्टर्स क्या है वो चीजें देख के कर रहे हैं, लेकिन हमारे आचार्यों के टाइम पे तो ये कोई भी मशीन नहीं थी, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो क्या है, वो सारी चीजें खुद अपने बोल दो अनुमान के आधार पे समझ के करते थे चीजें, बिना कुछ चीजें देखे। तो उन्हें कितना ज्यादा ज्ञान था उस टाइम पे भी, वो इतनी डीप चीजें बता गए जो आजकल क्या है एमआरआई से हमारे ब्रेन की स्टडीज हो रही हैं, जो हम सीटी स्कैन से चीजें देखते हैं, वो हमारे आचार्य बिना इन टेक्नोलॉजी के इतनी सारी चीजें पहले ही इन ग्रंथों में लिख के चले गए हैं। तो आयुर्वेद क्या है, बहुत ज्यादा महान चीज है। इसमें क्या है, इतने बड़े बड़े जो हमारे आचार्य थे महान, उनके क्या है बातें लिखी गई हैं, उन्होंने जो ज्ञान था, उन्होंने जो प्रत्यक्ष किया, उन्होंने जो देखा उस समय पे, वो सब चीजें उसमें लिख गए हैं। जो आजकल क्या है उसे ही क्या है रिसर्च बोल देते हैं, उसे ही क्या है डिस्कवरी बोल देते हैं। ठीक, अब ये हमने क्या एटॉमिक लेवल पे ये वाली चीजें, ये थ्योरी हमने देख ली। अभी इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं सेल्यूलर लेवल पे। मैम ये तो आपने फिजिक्स बता दी, लेकिन फिजिक्स तो हमें समझ ही नहीं आती। तो अभी हम बात करते हैं बायो पे। जो बायो वाले बच्चे हैं उन्हें क्या है बायो से ही समझ में आएगी वो चीजें, ठीक है। तो बायो में देखते हैं, अगर हम सेल्यूलर लेवल पे देखें कि सेल्यूलर लेवल पे पंचमहाभूत कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मैं कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक सेल ले रही हूं, कोई भी XYZ एक सेल है, इसके अंदर क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर हमारे क्या है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, गोल्जी अपैरेटस मान लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे, ठीक है। ये इसकी क्या है मेम्ब्रेन्स हो गई, हमारा सेल हो गया, ठीक। अब इस सेल में क्या है, सबसे पहले तो देखो इसका एक शेप है, वॉट एवर, स्लिपर शेप्ड हो गया, सर्कल हो गया, कोई सा भी शेप है, इसका एक शेप है। तो दैट शेप इज ड्यू टू व्हाट महाभूत। अब तो समझ आ गया होगा शेप किसकी वजह से था, हमारा पृथ्वी महाभूत की वजह से, ठीक है। अगर हम जैसे आरबीसी की बात कर लो या किसी भी उसकी बात कर लो, आरबीसी की बात करें तो हम क्या है वो बाइकॉनकेव शेप्ड है। तो हमें क्या है इस तरह से कोई भी शेप है वो किसकी वजह से, पृथ्वी महाभूत की वजह से। अब जो इसमें साइटोप्लाज्म है वो क्या है, एक तरीके का लिक्विड ही तो है, ठीक है। वो लिक्विड हमारा क्या हो गया, किसकी वजह से हुआ साइटोप्लाज्म, वो लिक्विड कौन सा महाभूत होगा, ये हो गया हमारा जल महाभूत, ठीक है। लिक्विड वाला पार्ट कौन सा हो गया, जल महाभूत का। अब हमारे अंदर अब इस सेल में क्या हुआ कि क्या है, आपको पता है एटीपी जनरेशन होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहता है, कुछ कुछ चीजें बन रही होती है, नए नए लिपिड्स बन रहे हैं, कुछ बन रहा है, ठीक है। वो जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कौन सा महाभूत हो गया हमारा, मान लो एटीपी की मैं बात करूं तो वो हो गया हमारा क्या, अग्नि महाभूत, ठीक है। वो हमारा कौन सा महाभूत हो गया, अग्नि महाभूत हो गया। लेफ्ट वन कौन सा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु का महाभूत कौन सा हो गया, जो इसके अंदर हमारा क्या है मूवमेंट वाला काम चल रहा है, ठीक है। जैसे गोल्जी अपैरेटस ने कुछ रिलीज किया, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, या यहाँ से यहाँ कोई भी चीजें ट्रांसफर हो रही है, अंदर से कुछ सामान बन के पैक होके सेल के बाहर गया है, सेल के अंदर आया, तो वो चीजें क्या है, वो मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, हमारा वायु महाभूत की वजह से हो रहा है। और जो इस सेल ने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस बचा, इस सेल ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया, वो स्पेस किसकी वजह से है, हमारा आकाश महाभूत की वजह से होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक सेल्यूलर लेवल पे जाके हमने बात की कि सेल्यूलर लेवल पे क्या होता है हमारा, ये महाभूत कैसे कैसे हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक नेक्स्ट पार्ट इसमें रहता है, जो हमारा एटॉमिक पार्ट था, इसमें हमारी क्या अग्नि महाभूत रह गया। तो अग्नि महाभूत क्या हुआ, जो हमारी एटम की एक एनर्जी होती है, अभी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एटम अपनी क्या है एक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, जो भी एनर्जी है वो पजेस करता है। तो दैट एनर्जी इज विच महाभूत, वो एनर्जी हमारी कौन से महाभूत की होती है, वो उसे बोल देंगे हम अग्नि महाभूत, ठीक है। तो एटॉमिक लेवल हो गया, सेल्यूलर लेवल हो गया, हमने इसमें क्या है पंच महाभूतिक रिलेशन पढ़ा कि पंच महाभूत हमारे कैसे कैसे रिलेटेड हैं, ठीक। अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं,
ठीक है। अगर मैं बॉडी के लेवल पे बात करूं तो हमारा पंच महाभूत कैसे हो जाएगा, जितने भी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, फ्लूइड्स कौन कौन से हो गए, प्लाज्मा फ्लूइड हो गया, हमारा सीरम हो गया, ब्लड हो गया, ये सारे क्या है, फ्लूइड्स हैं। तो ये कौन से महाभूत की वजह से हो गए, ये हो गए हमारे जल महाभूत की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कौन सा महाभूत, पृथ्वी। तो हमारे बॉडी का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, हम स्टेबल है, हम खड़े हो पा रहे हैं, दैट इज ड्यू टू व्हाट, पृथ्वी महाभूत, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वायु। अब वायु क्या है मैम, अब वायु क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या है मूवमेंट्स होते हैं, जैसे क्या है आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, वो भी तो कोई चीज उसे लेके जा रही है, दैट इज ड्यू टू वायु। आपका क्या है हार्ट बीट कर रहा है, वो भी वायु है। आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वो सब क्या है वायु की वजह से है। तो बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, वो सब किसकी वजह से है, हमारा वायु की वजह से है। नर्वस सिस्टम अगर आप देखो तो न्यूरॉन्स क्या है ट्रांसफर हो रहे हैं, आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है, ठीक है, उसमें क्या है न्यूरॉन्स एफरेंट है, इफरेंट है, एकदम इंपल्स ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, वो सब किसकी वजह से है, वायु की वजह से हमारा होता है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। नेक्स्ट इज हमारा अग्नि। तो अग्नि कौन सा है, जितना भी डाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, जितना भी हमारा कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, जहां पे एनर्जी क्या है हमारा कंज्यूम हो रही है, तो वो सारा प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, हमारा अग्नि वाला हो जाएगा। जितना भी क्या है हमारा डाइजेशन वाला पार्ट ये चल रहा है, जहां पे कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ टूट रही हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, आप इसे क्या बोल दो, ये कैटा एना दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये किसके अंदर ही आते हैं, अग्नि की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आकाश महाभूत। तो आकाश महाभूत क्या है, आकाश महाभूत में हमने क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी होलो स्पेसेस हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, उसके अंदर कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, पेल्विक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, वो सारी जितनी भी कैविटीज हैं, बाकी जितने भी चैनल्स हैं, क्योंकि जो हमारी क्या है वेसल्स हैं वो भी तो एम्प्टी है ना, तो वो सारा क्या है हमारा आकाश महाभूत होता है। तो ये क्या है एट हमारा बॉडी लेवल पे हमने क्या है पंच महाभूत पढ़ लिया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मैम ये पंच महाभूत क्या है, हमारी बॉडी कैसे पंच महाभूतों से बनी है, हमारी बॉडी तो सेल से बनी है, ब्लड से बनी है, इनसे बनी है। मैम हमने तो सेल पढ़ा है कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, हाँ वो मॉडर्न के अकॉर्डिंग है, बट आयुर्वेद क्या कहता है कि इन पांचों महाभूतों से ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी इन्हीं पांच महाभूतों से मिलके बनी है, ठीक। तो ये हमने क्या एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पंच महाभौतिक हर द्रव्य कैसे है, क्योंकि हम क्या है एक लाइन पढ़ लेते हैं, बस उसे रट लेते हैं कि सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, वो कैसे है, वो ऐसे है, ठीक। अब रचना शारीर सब्जेक्ट असल में है क्या, तो इसके लिए श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद करना, ठीक। तो इसमें क्या बोलते हैं ये, रचना प्रतिपादिकम, रचना प्रतिपादकम शरीरम, शारीरम रचना शारीरम, यानी कि जिसमें क्या है रचना का प्रतिपादन, यानी कि किसमें क्या है हम शरीर की रचना का, शरीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, शरीर कैसे ऑर्गेनाइज्ड है उस सब का क्या है प्रतिपादन होता है, जिसमें उस सब की नॉलेज मिलती है, उसे हम रचना शारीर बोलते हैं। जैसे जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की रचना के संबंध में ज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसे रचना शारीर विज्ञान कहते हैं, और इसी को हम क्या है प्रत्यक्ष शारीर भी बोलते हैं, और मॉडर्न में इसे ही हम क्या है एनाटॉमी भी बोलते हैं। इसमें क्या है शरीर के अवयवों की रचना के संबंध में, शरीर के अवयव क्या होगा हमारे, अवयव बोलते हैं पार्ट्स, पार्ट्स बोल दो, ऑर्गन्स बोल दो, वो क्या है शरीर के अवयव हैं, यानी कि उस शरीर के अवयवों की रचना, उनके जो पार्ट्स हैं उनकी भी रचना, उनकी भी डिटेल्ड एनाटॉमी, जहां पे उनके संबंध में ज्ञान, संबंध यानी कि उनसे रिलेटेड जो क्या है हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में भी हमें ज्ञान होता है। जैसे अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं हार्ट, तो उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है, उसकी वेसल्स है, वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई, मसल्स हो गई, उससे रिलेटेड भी जो हमारी चीजों का जहां पे ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं शारीर, रचना शारीर बोल देंगे, या प्रत्यक्ष शारीर, या फिर एनाटॉमी उसे बोला जाता है, ठीक है। शारीर रचना इज द ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा व्हिच डील्स विद द नॉलेज अबाउट द बोन्स, ठीक है, जिसमें बोन्स भी पढ़ेंगे, मसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, स्रोतस होगा, स्रोतस आर द चैनल्स, वो हम डिटेल में स्रोतस शारीर में पढ़ेंगे, जॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें, वाइटल ऑर्गन्स, एंड आल्सो अबाउट द नॉलेज ऑफ मर्मस। मर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रचना शारीर का स्पेसिफिकेशन है रचना शारीर में, मर्मा में। और इसमें क्या है गर्भ शारीर, गर्भ शारीर यानी कि इसमें गर्भ की वृद्धि कैसे होती है, गर्भ कैसे बनता है, उसकी मंथली उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सब चीजें हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे, ठीक। फिर आता है द रचना शारीर सब्जेक्ट कंप्राइजेस स्टडी ऑफ नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर्स डॉक्यूमेंटेड बाय आयुर्वेदा एंड द आचार्यास एज वेल एज द स्टडी ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। इसमें क्या है नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर्स को हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, एंड द आचार्यास जो आचार्यों ने बोला है, एज वेल एज द स्टडी ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, और क्या है जो इसका मॉडर्न पार्ट है उसमें क्या है हम उसकी मॉडर्न एनाटॉमी भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे क्या है आपको ईजी हो जाए समझने में। मैं क्या है उसको कंपेयर करके मॉडर्न एनाटॉमी से पढ़ाऊंगी, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आपको आयुर्वेद पोर्शन ही लिखना है,
एग्जाम में आपको उसे कंपेयर करके नहीं लिखना, क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स इस चीज पे मार्क्स भी काट देते हैं, ठीक। लेकिन आप जिससे समझ पाओ तो इसलिए मैं वो चीजें रिलेट करके पढ़ाऊंगी। तो 1 मिनट में अभी ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम सिलेबस में जाएं तो हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ शरीर, ठीक है। मतलब दो चीजें आ गई, शरीर और शारीर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शरीर क्या है। तो शरीर के बारे में बोलते हैं आचार्य, शीर्यते इति शरीरम, जिसका क्या है शरण होता रहे, या फिर शीर्यते हिन्नस्ति आत्मानम इति शरीरम। दोनों का ही मतलब सेम है कि जिसमें क्या है उसका शरण होता रहे। शरण यानी कि आप बोल दो जिसका क्या है, अब एक तरीके से बोल दो डिस्ट्रक्शन होता रहे। जैसे इसको हम रिलेट कर सकते हैं किससे, कैटाबॉलिज्म से। हमारी बॉडी में आपको पता है हर टाइम ये क्या कहते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन चलता रहता है। कैटाबॉलिज्म और क्या हमारा हो गया एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटा और एनाबॉलिज्म, बायो में भी हम ये वाला चीज पढ़ के आए हैं कि हर टाइम पे हम सो भी रहे हैं तो भी हमारा मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो फंक्शन में रहता है, ठीक है। तो जो हर टाइम जिसका शरण होता रहे, जो क्या है डिस्ट्रॉय होती रहे, उसे क्या बोल दिया हमने, शरीर बोल दिया। चरक आचार्य क्या बोलते हैं, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोग वाही। इन्होंने क्या बोल दिया कि शरीर क्या है, चेतना का अधिष्ठान है, यानी कि चेतना जिसमें क्या है चेतना रहती हो। चेतना यानी कि आप बोल दो आत्मा रहती हो। और क्या है पंच महाभूत विकार समुदाय आत्मकम, किससे मिलके बना हो, पंच महाभूतों से। वो तो हम पढ़ लिया कि पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत विकार यानी कि पंच महाभूत विकार आप बोल दो पंच महाभूतों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी है। किसी ने कुछ मिलके बनाया, किसी ने कोई सा ऑर्गन मिलके बनाया, किसी ने कोई सा ऑर्गन मिलके बनाया, उनके विकारों से बना है संयोग वाही। और इन सबके संयोग से, किन सबके संयोग से, दोष हो गए, धातु हो गए, मल हो गए, इन सबके संयोग से जब ये क्या है सम अवस्था में रहेंगे तब हमारा उसे क्या बोल देंगे, शरीर बोल देंगे। क्योंकि दोष धातु और मलों में से भी कोई भी एक ये क्या है अपने स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस में बॉडी में प्रेजेंट है। अगर उनका प्रोपोर्शन में कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ तो हमारी क्या है विकृत अवस्था आ जाती है। और अगर विकृत अवस्था आ गई तो वो शरीर क्या है फिर रोगग्रस्त हो जाएगा, यानी कि डिजीज्ड हो जाएगा। तो आचार्य चरक ने क्या बोल दिया, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदाय आत्मकम संयोग वाही। यानी कि क्या है जो चेतना का अधिष्ठान है, पंच महाभूतों का विकार है, और क्या है उन सबके दोष धातु मलों के संयोग से बना है, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या बोला कि शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने गर्भ से शरीर को बताया है। गर्भ यानी कि हमारा क्या हो गया फीटस। उन्होंने क्या बोला कि शुक्र शोणित गर्भाशय, गर्भाशय बोलते हैं हम यूटरस को, ठीक है। शुक्र शोणित क्या हो गया, शुक्र हो गया हमारा स्पर्म और शोणित हो गया हमारा क्या ओवम, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम का क्या है फ्यूजन होता है तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर जाइगोट बनेगा, राइट। तो जब वो जाइगोट क्या है गर्भाशय, जब गर्भाशय यानी कि यूट्रस में आके क्या हो जाएगा इम्प्लांट हो जाएगा, आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम, जब उसमें क्या है आत्मा का भी प्रवेश हो जाएगा उसे तब हम क्या बोलेंगे गर्भ बोल देंगे। अगर मॉडर्न साइंस में जाओ तो मॉडर्न वाले क्या बोलते हैं कि 3 महीने तक उसको हम क्या है एम्ब्रियो बोलेंगे, और 3 महीने चौथे महीने से हम उसको गर्भ को उस एम्ब्रियो को क्या है फीटस बोलना स्टार्ट कर देंगे, जब उसमें क्या है कुछ ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, कुछ उसके स्पेसिफिक पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, जब शुक्र शोणित क्या है गर्भाशय में आके स्थित हो जाए, जब वहां पर इम्प्लांट हो जाए और उसमें क्या है आत्मा का सम्मूर्छन हो जाए, आत्मा भी आके स्थित हो जाए, तब हम उसे क्या है गर्भ बोलेंगे। गर्भ यानी कि हमारा क्या हो गया एक तरीके से शरीर हो गया। फिर उन्होंने क्या बोला, एवं विवर्धिता, गर्भ बनने के बाद गर्भाशय में आने के बाद जब उसका विवर्धन, जब उसमें वृद्धि होती है, जब उसमें और चीजें डेवलप होती हैं, तो क्या क्या डेवलप होती हैं, डेवलपमेंट के बाद हस्त पाद जीवा घ्राण कर्ण, यानी कि हाथ पैर, टंग हो गया, घ्राण हमारा नोज हो गया, कर्ण हो गया, नितंब आदि फिर अंगेर उपेतः तदा, जब ये वाले आदि ये वाले सारे अंग उसमें डेवलप हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब और भी अंग हाथ पैर आंख नाक ये वाली सारी चीजें उसमें डेवलप हो जाएंगी, तब उसे हम क्या है शरीरम बोलेंगे। नहीं तो उससे पहले तक हम उसे क्या है सिर्फ गर्भ बोल रहे थे, ठीक है। तब तक हम इसे क्या है शरीर नहीं बोलेंगे। अब ये गर्भाशय में आ गया वो तो जाइगोट बन के, लेकिन उसे क्या है गर्भ बोला, लेकिन जब उसमें ये वाली सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी हस्त पाद जीवा आदि, तो तब उसे हम क्या है शरीरम बोल देंगे। इति संज्ञा लभते, तब उसे हम क्या है शरीर की संज्ञा देंगे। ऐसा किसने बोला, सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने हमें यहाँ पे बोला है, ठीक है।
ये क्या हो गया, शरीर हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्या था, शारीर। दो टर्म्स थी ना, मैंने बोला था क्लियर करूंगी। तो शारीर क्या हो गया, शारीर शब्द की परिभाषा क्या है, शारीरिक भावम अधिकृत्य क्रतो अध्याय शरीर, जिसमें क्या है, जिसमें हम क्या है, जिस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, हम शारीरिक भावों के बारे में पढ़ेंगे। शारीरिक भाव मतलब जितने भी भाव हैं, जितने भी हम इसमें क्या है अभी एनाटॉमी पढ़ेंगे, जितने भी रचना शारीर के चैप्टर्स हैं, वो जहाँ पे हम पढ़ते हैं जिस स्थान में, उसे हम क्या बोलते हैं, शारीर बोलते हैं। आप शरीर शारीर को सिंपली डिफरेंशिएट करो तो शरीर हो गया बॉडी। अब उस बॉडी के जिस आप सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हो वो कौन सा हो गया, हमारा शारीर हो गया। शरीरम चिंत्यते सर्वम देव मानुष संपदा सर्वेर भावेर तस्मात् शरीरम स्थानम उच्यते। इसमें क्या है, शरीर के सभी भावों के बारे में, देव मनुष्य इन सब के बारे में भी, जिन सभी भावों के बारे में हम जिस स्थान में पढ़ते हैं उसे शारीर बोलते हैं। इति यत्र जन्म मरणम यत् सम्यग् उदाहृतम शरीरस्य तत् स्थानम शरीरम उद्यते। जी जन्म मरण आदि सब कुछ, यानी कि इसमें हम क्या है, जीवित मनुष्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे, मृत के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप क्या है मृत आ जाओ तो उसमें हो गया हमारा मृत संशोधन, यानी कि आप बोल दो डायसेक्शन वाला पार्ट, वो भी हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिर उससे हम चीजें समझ के क्या है कंपेयर करते हैं, उससे हम क्या है अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है इस लिविंग बॉडी में भी ऐसे ही स्थित है, उस हिसाब से फिर हम क्या है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जहां पे ये वाली सारी चीजें हम पढ़ेंगे, मृत शरीर के बारे में पढ़ेंगे, जीवित के बारे में, जो भी जहां पे हम ये चीजें पढ़ रहे हैं उसे क्या बोल देंगे, हम शारीर बोल देंगे। और जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली दैट इज शरीर और बॉडी, राइट। तो ये क्या है, हमने सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया शरीर और शारीर में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि षडंग शारीर, ठीक है। सिलेबस में अगर हम जाएं तो 6 रीजन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी को किसमें 6 पार्ट्स में यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। कैसे, चरक आचार्य बोलते हैं तत्र अयम शरीरस्य अंग विभागः तद्यथा, उन्होंने अंगों को कैसे विभाजित कर दिया, द्वो बाहु यानी कि 2 बाहु, द्वे सक्तिनी शिरोग्रीवम अंतराधि इति षडम अंगम, यानी कि 2 बाहु 2 सक्तिनी शिरोग्रीवम अंतराधि, यानी कि इन्होंने क्या बोल दिया, 2 हमारे क्या हो गए, हाथ हो गए, ठीक है, 2 पैर हो गए, शिर और ग्रीवा को एक पार्ट मान लिया, अंतराधि और एक हो गया हमारा बीच वाला पार्ट। तो कैसे हो गया, 2 4 5 और 6, ऐसे करके हमारे इन्होंने क्या है 6 पार्ट बता दिए। इसका रेफरेंस क्या है, चरक शारीर 7/5, ठीक है। सुश्रुत आचार्य क्या बोलते हैं, तच्च षड अंगम शाखा शस्त्र शाखा चतस्त्रोह, यानी कि शाखाएं कितनी हो गई, चतस्त्रो यानी कि 4 हो गई, एक हो गया मध्य शरीर और पंचम क्या हो गया, पंचम षष्टम हमारा क्या, षष्टम हो गया शिर। मध्य शरीर क्या है, पंचम है, और षष्टम क्या है हमारा शिर। मतलब बोला दोनों ने सेम चीज है कि षडंग शारीर है। आचार्य चरक ने भी 6 ही पार्ट्स बताए हैं शरीर के, और आचार्य सुश्रुत ने भी 6 ही पार्ट्स बताए हैं, बट द डिफरेंस इज द वर्डिंग। उन्होंने क्या है, दोनों ने थोड़े अलग वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक पीजी लेवल का भी क्वेश्चन बन जाता है कि शाखा सर ये वाला कौन सा आचार्य ने बोला है, ये वाला कौन सा आचार्य ने बोला है। बोला दोनों ने षडंग शारीर है, लेकिन कौन सा किसने बोला है वहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली 6 रीजन्स कौन से हो गए, 4 तो शाखाएं हो गई हमारी, 4 एक्सट्रीमिटीज यानी कि 2 हाथ वाले रीजन और 2 पैर। मध्य शरीर में क्या हो गया, हमारा ट्रंक आ गया। अब मध्य शरीर में हमारी कौन कौन सी चीज आ गई, 3 कैविटीज आ जाती हैं मध्य शरीर में, ठीक है। कौन कौन सी कैविटीज आ सकती हैं, 3 बताओ आप। सबसे पहले हमारी कौन सी मेन कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है हमारी, एब्डोमिनल कैविटी, और एक हो गई हमारी कौन सी, पेल्विक कैविटी। तो ये तीनों कैविटी इन्होंने किस में इंक्लूड कर दी, मध्य शरीर में ट्रंक वाले रीजन में इंक्लूड कर दी। शिर क्या हो गया, शिर में हमारे दोनों रीजन आ गए, हेड और नेक वाले रीजन दोनों इसमें आ गए। तो ऐसे करके किसका है, हमारी पूरी बॉडी को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया 6 रीजन ऑफ द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि षडंगत्वम, कैसे हमारा ये षडंग शरीर बना है, ठीक। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा अंग प्रत्यंग विभाग। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का अंग प्रत्यंग विभाग, यानी कि अंगों को प्रत्यंगों को कैसे डिवीजन किया गया है। अब अंग तो हमने पढ़ लिए, अभी पढ़ के आए ना षड अंग 6 अंग, तो ये वही वाला अंग है। प्रत्यंग अभी हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज दिस प्रत्यंग मैम। विभाग सब डिवीजन, इनका क्या है, विभाग कैसे किया गया है। तो प्रत्यंग क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अवयवम अवयवम प्रतियो अवयव तत्प्रत्यंगम उच्यते, यानी कि क्या बोल दिया, प्रत्यंग्यास आर 10 सब स्ट्रक्चर सब ऑर्गन्स और सेकेंडरी एंड अटैच्ड माइनर ऑर्गन्स। तो क्या है, सब स्ट्रक्चर्स हैं, सब ऑर्गन्स बोल दो, या फिर बोल दो सेकेंडरी एंड अटैच्ड माइनर ऑर्गन्स, जो पार्ट्स हैं लोकेटेड इन रिलेशन टू द मेजर ऑर्गन। अभी हमने क्या है, मेजर ऑर्गन्स पढ़ लिया। मेजर ऑर्गन में हमने क्या है, जैसे कैविटी समझ लो, अब हमने एब्डोमिनल कैविटी बोल दी, वो अंग है, मेजर अंग हो गया। अब उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो हमारे क्या है सब ऑर्गन्स है, आप क्या क्या बोल दो, स्टमक बोल दो, इंटेस्टाइन हो गया, पेनक्रियाज
हो गया, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सब क्या है उसके सब स्ट्रक्चर्स है, सब ऑर्गन्स है, सब डिविजन है उसके, ठीक है। तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यंग यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, अब क्या है आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग प्रत्यंग दिए हैं, उनका क्या है काउंट भी अलग अलग है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, षट पंचाशत प्रत्यंगानि, उन्होंने क्या बोल दिया, षट पंचाशत प्रत्यंगानि, यानी कि कितने प्रत्यंग बता दिए उन्होंने, 56 प्रत्यंग। एमसीक्यू में इसके सिर्फ काउंटिंग भी, वैसे इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आना मुश्किल है पर आ कुछ भी सकता है, ठीक है, तो इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन बेसिकली इसका कॉमनली आता है हमारा नंबर कि आचार्य चरक ने कितने प्रत्यंग माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने कितने प्रत्यंग माने हैं, ठीक है। तो आचार्य चरक ने कितने 56 प्रत्यंग यहाँ पे हमें बताए हैं। अब उनका एक बार ये नेम्स देखो, प्रत्यंग के अंदर देखो मसल्स वगैरह सब कुछ आ जाती हैं, सिर्फ ऑर्गन्स ही नहीं मसल्स भी इसमें सब इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। कौन कौन से बता दिया उन्होंने, जंगा पिंडिका, उरु पिंडिका, स्फिग, अंडकोश, मूत्र इंद्रिय, कक्ष, ठीक है, वंक्षण, कुकुंदर, वस्ती, शिरा, उदर, स्तन, कफ स्तन, बहुपिंडिका, चिबुक, ओष्ठ, ये सारी चीजें किसमें आ गई, प्रत्यंग में आ गई जो आचार्य चरक ने मानी है। श्रुकनी, दंतवेष्ट, तालु, गलशुंडी, उपजीविका, गोजीवा, गंडस्तन, कर्ण शाष्कुली, कर्णपुत्रिका, अक्षिकुट, अक्षिवर्तम, नेत्र कनिनिका, फिर आ गया हमारी क्या ब्रो आ गई, यानी कि आईब्रोज हमारी आ गई, अवतु, हस्त, पाद, ये किसने बता दिए हमारे प्रत्यंग, आचार्य चरक ने, ठीक है। आचार्य चरक ने टोटल कितने 56 प्रत्यंग बताए, इनमें भी मैम ये तो हमें कितने नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 31 नजर आ रहे हैं, ये देखो ना इसके सामने काउंट लिखा हुआ है 1 2 2, इनके भी क्या है काउंट हो, तो ऐसे करके टोटल मिला के बैठते हैं हमारे ये 56 प्रत्यंग बैठते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अब what आचार्य सुश्रुत have to say about the प्रत्यंग is, सुश्रुत has sub classified the अंगस और षडंगस into what, बाह्य प्रत्यंग, आभ्यंतर प्रत्यंग। पहले तो अंग में क्लासिफिकेशन हो गया, अब उसको भी उन्होंने दो सब क्लासिफिकेशन दे दिए, बाह्य प्रत्यंग, आभ्यंतर प्रत्यंग। बाह्य मतलब कि सब ऑर्गन्स और माइनर पार्ट्स अवेलेबल एंड सीन फ्रॉम द एक्सटीरियर और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो हम क्या है बाहर से ही देख पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है बाह्य प्रत्यंग है। और क्या है सब ऑर्गन्स और माइनर पार्ट्स अवेलेबल इनसाइड द बॉडी, यानी कि जो हम क्या है बाहर से नहीं देख पा रहे हैं। He has called the term as आभ्यंतर अवयवास, उन चीजों को उन्होंने क्या बोल दिया, आभ्यंतर अवयव यहाँ पर बोल दिया। They form the external और surface markings of the body, हम क्या है अभी देखोगे आप सरफेस एनाटमी भी साथ साथ पढ़ोगे जब मॉडर्न एनाटमी पढ़ोगे, जिसमें क्या है हमें बाहर से देख के ही इंसिजन्स लगाने होते हैं, जिसे क्या है हम बाहर से ही, जैसे आप देखो स्पाइनल एनेस्थीसिया आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या है हम वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं कि कहाँ पे हमें लगाना है, वो क्या है बाहर से ही उसकी मार्किंग्स देखते हैं हम, क्या है आप बोल दो थोरेसिक लेवल पे वो चीजें देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एब्डोमिनल रीजन्स का, वो क्या है हम चीजें बाहर से देख रहे हैं, वो सब आप सरफेस एनाटमी में पढ़ोगे। तो उस चीज को इन्होंने क्या बोल दिया बाह्य प्रत्यंग, और जो हम बाहर से नहीं देख रहे जिसमें हमें बॉडी खोल के देखना पड़ेगा, दैट इज द आभ्यंतर प्रत्यंग। तो बाह्य प्रत्यंग में कौन कौन से बता दिए, मस्तक, उदर, पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासा, चिबुक, वस्ती, ग्रीवा, कर्ण, नेत्र, भ्रू, शंख, अंश, ठीक है। गंड स्थान, कक्ष, स्तन, वृषण, पार्श्व, स्फिक, जानु, पूर्पर, बाहु हो गया, उरु हो गया और अंगुली हो गई हमारी, अंगुली और अक्षिकूट, ये सब क्या हो गए हमारे बाह्य प्रत्यंग यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आभ्यंतर प्रत्यंग में क्या क्या हो गया, त्वचा हो गया, कला, धातु, मल, दोष, ये सब क्या है हम बाहर से नहीं देख पा रहे, आपने देखा है कहीं दोष, धातु, मल, नहीं ना, वो सब चीजें क्या है आभ्यंतर स्थित है। यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस, उंडुक, हृदय, ये सारे क्या है हमारे सारी कैविटीज में जितने भी ऑर्गन्स आ गए, वो सब क्या आपको रटने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो, जितने भी ऑर्गन्स आपको याद आ रहे हैं, वृक हो गया, आंत्र हो गया, स्रोतस हो गए, कंडराएं हो गई, जल, कूर्च, रज्जु, ये हम क्या है परिभाषा शारीर में पढ़ेंगे ये टर्म्स अभी, जल, कूर्च, रज्जु, सीवन, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप इससे गो थ्रू कर लो, ये एक एक चीज आपको डिटेल में अभी आगे पढ़नी है, ठीक है। फिर आगे हमारा क्या संघात, सीमंत, अस्थि, संधि, स्नायु, पेशी, मर्म, सिरा, धमनी और योगवाह, स्रोतस, ये सब किसके अंदर आ गए हमारे आभ्यंतर प्रत्यंग के अंदर आ गए। तो ये क्या हुआ हमारा अंग प्रत्यंग का क्लासिफिकेशन हो गया कि अंग कैसे कैसे हमारे क्लासिफाइड है। अंग मतलब षडंग शरीर में हमने पढ़ लिया आचार्य चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और हमने प्रत्यंग भी कैसे देख लिए चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। चरक ने बता दिया 56 प्रत्यंग, उन्होंने क्या है एक ही जगह पूरे 56 बता दिया, सुश्रुत ने जबकि क्या किया है बाह्य और आभ्यंतर दो तरीके
तरीके से क्या है किसका प्रत्यंगों का क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शरीर शास्त्र विभाग। ठीक है, सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शरीर शास्त्र विभाग। तो हमारा जो रचना ये शरीर शास्त्र है जो दो प्रकार से क्लासिफाइड है, रचना शारीर और क्रिया शारीर। सब्जेक्ट्स भी आपने देखे हैं दो, एक रचना शारीर जो हम पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट है आपका क्रिया शारीर। तो रचना शारीर जैसे कि हम अभी पढ़ गए हैं, रचना प्रतिपादकम शरीरम रचना शारीरम, यानी कि जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयवों की रचना के संबंध में ज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या रचना शारीर या फिर प्रत्यक्ष शारीर और एनाटॉमी उसे कहा जाता है। ठीक है, अब क्रिया शारीर क्या है, क्रिया प्रतिपादकम शरीरम क्रिया शारीरम, इसमें क्या है उस शरीर की किसका क्रिया का प्रतिपादन होता है। क्रिया यानी हो गया हमारा क्या फिजियोलॉजी यानी कि उसकी फंक्शनिंग। यहाँ पे क्या है हम ऑर्गन्स का सबका क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अलाइनमेंट, उन सब चीजों का एनाटॉमी पढ़ेंगे। फिर वो चीजें फंक्शन कैसे करती हैं वो हम पढ़ेंगे किसमें, क्रिया शारीर में। शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग और अवयवों की क्रिया का ज्ञान कराने वाला विज्ञान क्रिया शारीर है। यहाँ तो हमने पढ़ लिया कि अंग कौन से हैं, प्रत्यंग कौन से हैं, कौन कौन से अवयव है, कहाँ कहाँ स्थित है, फिर वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, कौन सा कहां स्थित होकर कैसे फंक्शन करता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, अपनी फिजियोलॉजी में। ठीक, फिर शरीर शास्त्र विभाग का एक और क्लासिफिकेशन हम दे सकते हैं कि इसमें क्या है हम कौन कौन से शरीर पढ़ेंगे या फिर इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमारे आते हैं। तो ये क्या है इसके याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए। गर्भ शारीर, पुरुष प्रकृति, संख्या शारीर, प्रमाण शारीर, अस्थि शारीर, प्रमाण शारीर, कुछ टॉपिक्स इसमें से आपके सिलेबस में भी हैं। सिरा धमनी स्रोतस शारीर, पेशी शारीर, परिभाषा शारीर, कोष्ठ एवं आशय शारीर, ग्रंथि, कला, त्वक, उत्तमांगी शारीर, मर्म शारीर, अंगरेखा शरीर और हो गया हमारा इंद्रिय विज्ञान शरीर। इसको क्या है शरीर शास्त्र विभाग को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक एक टॉपिक्स आपके सिलेबस में, इनमें से कुछ टॉपिक्स नहीं है, कुछ मेजर टॉपिक्स आपके सिलेबस में ये सब हैं। ठीक है, वो हम आगे डील करेंगे। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, शारीर ज्ञान का इसका प्रयोजन क्या है, हम रचना शारीर हो गया, क्रिया शारीर हो गया, ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो व्हाट आचार्य चरक इज सेइंग, शरीरम सर्वदा सर्वम सर्वथा वैद्यो भिषक आयुर्वेदम सा कार्येन वेद लोक सुख प्रदम। तो इसको अभी हम एक ब्रेक के बाद देखते हैं, 1 मिनट के। तो कहाँ पढ़ते हैं हम, शरीरम सर्वदा सर्वम सर्वथा वैद्यो भिषक आयुर्वेदम साकार्येन वेद लोक सुख प्रदम। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि शरीर ज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम क्यों इतना डिटेल में एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, एक चीज डायसेक्शन कर रहे हैं, आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। शरीरम सर्वदा सर्वम सर्वथा वैद्यो भिषक, जो हमारा क्या है वैद्य है या हमारा जो भिषक है यानी कि जो हमारा डॉक्टर है, जिसे क्या है शरीर का जब पूरा ज्ञान जिसे होगा वही क्या कर सकता है, आयुर्वेदम सा कार्यन वेद लोक सुखप्रदम, लोक में क्या है मनुष्य को सुख देने वाली आयुर्वेद चिकित्सा कर सकता है। इसका मतलब क्या है, देखो जब तक क्या है बॉडी का ही हमें नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कौन से दोषों का क्या इफेक्ट है बॉडी पे, ठीक है, कौन सी हमारी धातुएं यानी कि हमारा कौन से अंग कहाँ है, कौन से प्रत्यंग कहाँ है, उनका क्या है, उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स कौन सी है, हमें जब वो सब चीजें ही नहीं पता होंगी तो हम चिकित्सा कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है ड्यूडेनल अल्सर हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है, मैं मॉडर्न का एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप क्या है इजीली समझ पाते हो। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम कैंसर ले लें कि कैंसर है, कौन से लिम्फ नोड में है, वो वहां से कहाँ ट्रेवल कर सकता है, वो कैसे पता लगेगा हमें, जब हमें उसकी एनाटॉमी पता होगी, कौन सी स्ट्रक्चर कौन सी दूसरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तभी हम चीजें पता लगा पाएंगे कि अगर यहाँ पर कैंसर है तो वो इस ऑर्गन में भी हो सकता है, इस वेसल में हो सकता है, इस जगह मतलब XYZ कहीं पे भी उसे रिलेटेड स्ट्रक्चर में हो सकता है। वो कैसे पता लगेगा हमें, रचना शारीर से। तो इसी के रेफरेंस में आचार्यों ने बोला है कि जिसे शरीर का जब तक पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा वो अच्छी चिकित्सा नहीं कर सकता। जब उसे सर्वदा सभी भावों का, सभी पूरे शरीर का ज्ञान हो जाएगा तभी क्या होगा, वो आयुर्वेद चिकित्सा अच्छे से सुखपूर्वक कर सकता है। ये कौन बोले, आचार्य चरक ने बोला है। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, शरीरे चा एव शास्त्रे चा दृष्टार्थः स्याद् विशारदाः दृष्ट श्रुताभ्याम संदेहम वापुह्ये चरित क्रिया। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो हमारा वैद्य है उसे क्या है शास्त्र की भी और क्या है प्रत्यक्ष भी दोनों नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ बुक से रट्टाफिकेशन कर लिया, प्रैक्टिकली कुछ देखा नहीं किया नहीं, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्या बोला है कि शास्त्र का भी ज्ञान हो, यानी कि सिद्धांतों का भी पता हो, कि उसे क्या थियोरिटिकल नॉलेज भी पूरी हो, रूल्स सब पता हो, सब कुछ हो, और क्या है उसने प्रत्यक्ष ज्ञान भी किया हो,
यानी कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं डायसेक्शन किया हो, उसने क्या है एक एक चीज अच्छे से देखी हो कि कौन सी चीज कैसे कहाँ पे रखी लगी हुई है या पर है हमारी बॉडी में अरेंज्ड, तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए। दृष्ट श्रुताभ्याम संदेहम वापूय चरित क्रिया, तभी वो क्या है एक सक्सेसफुल चिकित्सक बन सकता है, कभी क्या है वो सक्सेसफुल चिकित्सा किसी भी चीज की कर सकता है। तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया शरीर ज्ञान का। अब एक हमारा पॉइंट आता है कि हमने आयुर्वेद में प्रयोजन पढ़ा है, समदोषः समदोषः समअग्निश्च समधातु मलक्रियाः। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है इसकी, प्रसन्नात्मे इंद्रिये मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। ठीक है, ये क्या है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, समदोषा, क्या हो बॉडी के अंदर वो कंडीशंस बता रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ कब बोलेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि उसमें क्या हो, सबसे पहले समदोष हो, यानी कि जो हमारे त्रिदोष हैं वात पित्त कफ हो गए, वो क्या है समान मात्रा में हो, अपने क्या है नेचुरल प्रोपोर्शन में हो, नॉर्मल प्रोपोर्शन में हो। सम अग्निश्चा, जो अग्नियां हैं हमारी बॉडी में, अग्नि आप क्लासिफिकेशन देखोगे बहुत सारी अग्नि है, वो क्या है सम अवस्था में हो। सम धातु, जो हमारी 7 धातुएं हो वो भी क्या है सम अवस्था में हो, और हमारी क्या है मल क्रिया भी हमारी क्या हो सम हो। तब और क्या हो, प्रसन्नात्मा इंद्रिय मना, आत्मा और इंद्रिया क्या हो प्रसन्न हो, यानी बॉडी में फिजिकली सब कुछ ठीक है लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है, वो इंद्रियां उसकी प्रसन्न नहीं है, मतलब अपने विषयों को सही से ग्रहण नहीं करती, ये वो सब कंडीशन भी उसमें क्या है, इन्होंने एक तरीके से मेंटल फिटनेस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, स्वस्थ स्थिति अभी दिया गया, उस मनुष्य को हम क्या है स्वस्थ बोलेंगे। अब सम दोषों का, सम अग्नि का, सम धातुओं का, सम मलों का, इन सब का हमें कैसे पता लगेगा, जब हमें पता होगा कि धातु है, धातु मतलब क्या है, जो धातु एग्जैक्टली क्या है, सारे टिश्यूज है, जो टिश्यूज है हमारी बॉडी के वो सब किससे, धातुओं से ही तो मिलके बने हैं। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि वो धातुएं कैसे अलाइंड है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं, बॉडी नॉर्मल है या नहीं। अब क्या है हमारा आयुर्वेद में कि जो बॉडी है उसमें क्या है, देखो रचना शरीर में क्या है, अंग प्रत्यंगों के बारे में हमें पढ़ना है, सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं कैसे कैसे अटैच्ड हैं, उनका मस्कुलेचर उनसे कौन कौन सा अटैच्ड है, वेसल्स कैसे उनसे कनेक्टेड है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब चिकित्सा का टाइम आएगा तो हम तभी तो उसमें पता लगा पाएंगे कि हार्ट है, ठीक है, हार्ट में हमें कहाँ पे कौन सी चीज, हमें पता है कि इस वाले वेंट्रिकल में, उसके इस सेप्टा में या फिर इस वॉल में ये वाला डिफेक्ट है, वो किससे पता लगेगा, जब तक एनाटॉमी आप पढ़ोगे तभी वो आपको पता लगेगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस में और बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें क्या है कि विकार क्या है शरीर में उत्पन्न होंगे, अगर कोई भी डिजीज हो रही है तो वो क्या है बॉडी में हो रही है। अब बॉडी का जब तक आपको नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता तो आप क्या है उसका एबनॉर्मल कैसे पता लगा पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको नॉर्मल उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना जरूरी है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आयुर्वेद शरीर में आप क्या है गर्भाव क्रांति भी पढ़ोगे, गर्भाव क्रांति यानी कि एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, उसका कैसे कैसे पूरा डेवलपमेंट होता है, उसमें आप एनोमैलीज पढ़ोगे, तो वो सब चीजें भी क्या है आपको शरीर रचना में ही पढ़नी है। इसमें आप अंग प्रत्यंग रचना शरीर पढ़ोगे एवं क्रिया शरीर विज्ञान, तीनों का ही वर्णन किया गया है। किसकी बात बता दी, आयुर्वेदिक शरीर की। ठीक, नेक्स्ट है शरीर के अंग प्रत्यंगों की स्वस्थ अवस्था में क्या क्रियाएं होती है एवं अवस्थ होने पर क्या विपरीत क्रियाएं होती है, ये भी हम किस पे पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान पर ही आधारित है। किसी भी दोष धातु एवं अवयव की 5 भौतिक रचना का ज्ञान कराने के लिए भी शरीर का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, फिर शरीर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होने पर यह जानना आवश्यक है कि विकार किस स्थान पर उत्पन्न हुआ है, और उसका हम ज्ञान किसमें, रचना शरीर में देखते हैं। शल्यक्रम की दृष्टि से भी, शल्यक्रम यानी कि हमारा जो सर्जरी वाला पोर्शन है उसकी अगर हम उसके लिए देखें, उसमें भी एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कौन से ऑर्गन को कहां पे कट करना है, कहां कौन सा वेसल है, ठीक है, कहीं भी गलत कट हो गया तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। इसीलिए भी आयुर्वेद हमारा जो हमारी एनाटॉमी है या शरीर क्रिया है वो जरूरी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या इसका प्रयोजन। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आयुर्वेद मतानुसार अध्ययन की दृष्टि से शरीर के विभाग। अब क्या है शरीर के विभाग, हम इसमें क्या है ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, इसमें क्या है जो हमारे सुश्रुत है, देखो एनाटॉमी में क्या है हम सुश्रुत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आचार्य सुश्रुत को, और हमारा जो हो गया क्रिया हो गया उसमें हम आचार्य चरक को। क्यों, क्योंकि आचार्य चरक को आपने सुना भी होगा कि क्या बोलते हैं काय चिकित्सा के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है चरक संहिता हमारा, यानी कि जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है, और सुश्रुत हमारे क्या थे सर्जन थे, तो सर्जन इसलिए उन्होंने क्या है वो चीजें डीप में देखी है, तभी उसको
उसको हम क्या है इतनी इंपॉर्टेंस आचार्य सुश्रुत को वहां पे देखे हैं, क्योंकि क्या है इसमें हमें डीप क्या है अंग प्रत्यंगों के बारे में पढ़ना है। आचार्य सुश्रुत ने क्या सर्जरी करके उन चीजों को देखा है, जबकि आचार्य चरक क्या थे, जनरल फिजिशियन थे। तो हम आचार्य सुश्रुत की जो स्टडीज है मोर रिलायबल है, उन्होंने डायसेक्शन किया है, उन्होंने क्या है डायसेक्शन करके चीजों को ठीक भी किया है, और क्या है उन्होंने शल्य द्वारा यानी कि सर्जरी द्वारा व्याधियां ठीक की हैं। इसीलिए हम क्या है रचनाशारी में आचार्य सुश्रुत को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या है सुश्रुत संहिता में 10 चैप्टर्स दिए गए हैं शारीर स्थान में, ठीक है। तो इन 10 चैप्टर्स के आपको नाम याद होने चाहिए। सर्वभूत चिंता शारीर उपक्रम, शुक्र शोणि शुद्धि शारीरम, गर्भावक्रांति शारीरम, गर्भ व्याकरण उपक्रम शारीरम, संख्या व्याकरण शारीरम, मर्म निर्देश शारीरम, शिरा वर्ण विभक्ति शारीरम, शिरा व्यद व्याधि शारीरम, धमनी व्याकरण शारीरम, गर्भिणी व्याकरण शारीरम। यानी कि इसमें और एक बेसिक ओवरव्यू कि कौन से चैप्टर में क्या, गर्भाव क्रांति है तो गर्भ के बारे में, ठीक है, संख्याओं के बारे में, मर्म के बारे में, सिरा वगैरह के बारे में, इसमें आपको क्या एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में किस चीज का वर्णन किया गया है। ये क्या हो गया हमारा शारीर स्थान के सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान के 10 चैप्टर्स के नाम हो गए। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, इस जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है शरीर उपक्रमीय विज्ञान का, इसका लास्ट टॉपिक है मृत संशोधन, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने इसको डिटेल में बताया है कि मृत संशोधन हमें कैसे करना है, यानी कि मृत संशोधन आप बोल दो क्या बोल दिया इन्होंने कि जो प्रिजर्वेशन ऑफ कैडेवर कैसे करना है हमें, पुराने टाइम में भी और मॉडर्न में भी, दोनों का देखेंगे। तो पहले में आचार्य सुश्रुत ने ये श्लोक दिया है, तस्मात् समस्त गात्रम विष उपहतम दीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्ष शतिकम निःसृष्टांत्र पुरुषम पुरुषम अवहंत्यम आपगायाम निबद्ध पंचरस्थम मुंजवलकल कुशषणादीनाम अन्यतम एवं विष्टिता अंगम प्रकाशो देशे का उत्थियेत सम्यक प्रकुतितम चौदधृत्ये ततो देहम सप्तरात्रादुषीर बालवणुल्वजक कूर्चानाम अन्यतमेन शनेः शनेर घर्षयः त्वगादीन सर्वानेव बाह्याभ्यंतर अंग प्रत्यंग विशेषान यथोक्तान लक्ष्येत चक्षुषाः। इसको अभी हम एक एक करके वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग्स देखेंगे। तो ये क्या है, पूरा मृत संशोधन का श्लोक है। श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना, वही एग्जाम में आई तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। तो देखो बेसिकली आचार्य सुश्रुत ने 3 स्टेजेस में प्रिजर्वेशन और डायसेक्शन ऑफ डेड बॉडी बताया। कैसे, सबसे पहले इन्होंने क्या बता दिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द बॉडी, ये नहीं किसी भी बॉडी को उठा के प्रिजर्व कर लो डायसेक्शन कर दो, उसका इन्होंने क्या है क्राइटेरिया दिया है कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, फिर उसको क्या है हमें प्रिजर्व कैसे करना है, स्टोर कैसे करके रखना है, फिर लास्ट में आ गया उसका डायसेक्शन प्रोसीजर बताया कि कैसे हमें उसका डायसेक्शन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या आता है, व्हाइल सिलेक्टिंग द डेड बॉडी फॉर डायसेक्शन द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज टू बी फॉलोड। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोल दिया, समस्त गात्रम, यानी कि द बॉडी मस्ट हैव ऑल द ऑर्गन्स, नो एनी डिफॉर्मिटी इन द बॉडी, इट शुड कंसिस्ट ऑल द अंग प्रत्यंग, यानी कि उसके अंदर अंग प्रत्यंग यानी कि उसकी सर्जरी ना हुई भी हो, उसका कोई ऑर्गन निकला हुआ ना हो, ठीक है, एक हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, वैसी चीजें ना हो, उसमें सारे अंग प्रत्यंग, ये कंडीशन दे दी कि सारे अंग प्रत्यंग होने चाहिए, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। आविष उपहतम, यानी कि डेथ मस्ट बी नेचुरली, शुड नॉट बी कॉज्ड बाय एनी पॉइजन, यानी कि उसकी डेथ किसी भी पॉइजन से ना हुई हो, नेचुरल डेथ उसकी हुई हो, ये भी एक कंडीशन आ गई, ठीक। फिर नेक्स्ट है अदीर्घ व्याधि पीड़ितम, यानी कि क्या हो गया, डेथ शुड नॉट बी कॉज्ड बाय एनी क्रॉनिक डिजीज, दीर्घ व्याधि यानी कि लंबे समय से उसे कोई व्याधि ना हो, लंबे समय से कोई व्याधि के बाद वो ना मरा हो। अवर्ष शतिकम, यानी कि द एज ऑफ द बॉडी शुड नॉट बी क्रॉस्ड 100 ईयर्स, यानी कि 100 साल से ज्यादा का व्यक्ति वो ना हो, 100 साल से कम, मतलब डेथ के टाइम पे उसकी मृत्यु 100 से कम ही होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी मस्ट बी विद इन द एज ऑफ 100 ईयर्स, नॉट टू बी ओल्ड एज, 100 से ऊपर की एज वाला मनुष्य हमें यहाँ पे नहीं लेना है। और इन्होंने कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट रख दी, पुरुष, यानी कि आचार्य सुश्रुत यूजुअली मेंशन द मेल बॉडी इन आइडियल फॉर डायसेक्शन। उन्होंने क्या बोल दिया, आइडियल क्या माना, मेल बॉडी को माना किसके डायसेक्शन के लिए, बट बोथ मेल एंड फीमेल बॉडीज आर नीडेड फॉर द प्रॉपर नॉलेज। बट हम क्या देखते हैं कि क्योंकि हमें तो फीमेल की भी, तो फीमेल्स का क्या हमें ट्रीटमेंट नहीं करना, फीमेल का हो गया उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, तो हमें क्या है फीमेल का भी नीड जरूरी है प्रॉपर नॉलेज के लिए, ठीक है। लेकिन उस समय में आचार्यों ने क्या बोला, उन्होंने आइडियल किसको माना, पुरुष को माना, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया ऑफ व्हाट, ऑफ सिलेक्टिंग द बॉडी फॉर डायसेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले क्या हो गया, समस्त गात्रम, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अविष उपहतम, फिर आ गया हमारा अदीर्घ व्याधि पीड़ितम, लंबे समय से व्याधि ना हो, अवर्षतिकम, 100 साल से ज्यादा का मनुष्य ना हो, और बॉडी कैसी हो हमारी, मेल हो, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट था प्रिजर्वेशन प्रोसीजर, यानी कि प्रिजर्वेशन प्रोसीजर क्या है, कैसे उसे प्रिजर्व हमें करना है। तो आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द बॉडी द प्रिजर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रॉपर प्रिजर्वेशन देयर इज वेरी डिफिकल्टी टू कैरी द डाइसेक्शन। जब तक वो अगर उसका सही प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो उसमें प्यूट्रिफिकेशन हो जाएगा, बॉडी सड़ जाएगी, उसके ऑर्गन्स को क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज होने लगेंगे। आचार्य सुश्रुत हैज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन इन द फॉलोइंग मेथड्स। आचार्य सुश्रुत नेम दिस प्रोसेस एज जल निमज्जन कोट पद्धति। उन्होंने क्या बोल दिया, जल निमज्जन कोट पद्धति। कैसे, अब वो क्या है, एक एक चीज देखते हैं। निसृष्ट आंतर पुरुषम, उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले निसृष्ट आंतर पुरुषम क्लियर द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली वेस्ट। उसका क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहर से पहले पूरी साफ करो और इंटरनल वेस्ट भी उसका साफ करना है। लाइक इंटरनल वेस्ट मतलब फीकल मैटर फ्रॉम द इंटेस्टाइन विद एनी एंटीसेप्टिक लोशन। उसका जो उतना भी स्टोर्ड क्या है इंटेस्टाइन में फीकल मैटर है उसको क्या है बाहर निकालना है और बाहर से भी क्लियर करनी है। उससे मतलब सबसे पहले बॉडी को साफ करना है, एक्सटर्नली भी, ठीक है, और इंटरनली भी, ठीक है। मुंचुवल्कल कुशिषण आदि नाम अन्यतनमेव वेष्टित अंग प्रत्यंग निबद्धम पंचरस्थम, यानी कि क्या बोल दिया, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज टू बी कंप्लीटली कवर्ड बाय द हर्ब्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया, पूरी बॉडी को हर्ब से कवर करना है। कौन कौन सी हर्ब्स हो सकती है, मुंज हो सकता है, वल्कल, कुश, क्षण एटसेट्रा। ठीक है, मुंज, वल्क, कुश, क्षण, ये इन्होंने कुछ ड्रग्स बता दी कि इनसे पूरी बॉडी को कवर करना है। देन द बॉडी शुड बी कीप इन द आयरन केज विद द प्रॉपर क्लोजिंग। फिर किसमें, लोहे के एक क्या है बॉक्स के अंदर उसको रख देना है, आयरन केज में रखनी है विद प्रॉपर क्लोजिंग। यानी कि केज मतलब आप बोल दो पूरा बंद बॉक्स नहीं, एक जाल टाइप का आपको बॉक्स लेना है और उसके अंदर रख देना है प्रॉपर, उसे क्लोज करके। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है अप्रकाशे देशे वेयर द कम्युनल पीपल्स आर नॉट मूविंग, जहां पे क्या है लोग आते जाते ना हो। वेयर देर इज नॉन अपीयरेंस ऑफ द ब्राइटनेस, जहां पे क्या हो, ब्राइटनेस ना हो। यूजुअली द शेडी विसिनिटी, यानी कि जहां छांव रहती हो। सच रिवर इज आइडियल फॉर कीपिंग द डेड बॉडी आयरन केज, और फिर उस केज को किसमें है, रिवर में रखना है, जहां पे पानी बहता रहता हो ना, वही तो रिवर है, उसमें उस केज को यहाँ पे रखना है जिस केज में हमने क्या है डेड बॉडी को रखा था। फिर आ गया अवहंत्याम अपगा सप्तरात्रा कोथेत, यानी कि कीप द डेड बॉडी आयरन केज इन द स्लोली फ्लोइंग रिवर अप टू द 7 days। ठीक है, 7 दिन तक उसमें रखना है। किसमें, बहुत तेज पानी ना बह रहा हो, उसमें आराम से धीरे धीरे जिसमें पानी बहता हो ऐसी नदी में उसे रखना है फॉर अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेशन। ठीक है, विद इन 7 days द बॉडी बिकम्स परफेक्ट फॉर डाइसेक्शन। ठीक है, अब उस 7 दिनों में फिर बॉडी क्या है परफेक्ट बन जाती है डाइसेक्शन के लिए। ठीक, कितने दिन तक रखना है, 7 दिन तक रखना है। 7 दिन के बाद आप उसका डाइसेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट आ गया हमारा बाह्य आभ्यंतरान अंग प्रत्यंग आफ्टर स्क्रैपिंग द स्किन। अब बता रहे हैं डाइसेक्शन का प्रोसीजर क्या, आफ्टर स्क्रैपिंग द स्किन हटाने के बाद रिकॉग्नाइज ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड रियलाइज द पर्टिकुलर्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेंस ऑफ नॉलेज। अब चाहे आप शास्त्र नॉलेज तो उसे पढ़ के आए हो, ये नहीं बिना पढ़े डाइसेक्शन करने खड़े हो गए, नहीं, पहले आप उसे अच्छे से क्या है पढ़कर आए हो। फिर उसके बाद आपने क्या करा है, स्किन हटाने के बाद एक एक चीज को एक्सटर्नली इंटरनली स्किन हटाओ, फेशिया देखो, ऑर्गन्स देखो, रिलेटेड स्ट्रक्चर्स देखो, वो सारी चीजें डिटेल में आपको देखनी है। विशेषण यथ उक्तान लक्ष्य चक्षुषा, यानी कि स्पेसिफिकली बाय कैरिंग ऑल दीज कॉमन प्रोसीजर्स कीप द डिटेल नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इन द माइंड। अब उसे देखने के बाद ये नहीं देखा और भूल गए, उसको क्या है आप उस इमेजिनेशन को, उस पिक्चर को जो आप देख रहे हो दिमाग में रखना है। दिस कॉम्प्रिहेंशन विल मेक परफेक्ट द फिजिशियन इन द फील्ड ऑफ साइंस। और वो क्या है, फिजिशियन जो है हमारा वो परफेक्ट बन जाएगा इन द फील्ड ऑफ साइंस। उसने चीजें पढ़ भी ली, उसने चीजें देख भी ली, अब उसे क्या है उस चीज की कंप्लीट नॉलेज हो गई है। ये क्या हो गया हमारा डाइसेक्शन का, इन्होंने बता दिया कर सकते हैं। अब क्या है प्रोसीजर, देन आफ्टर द 7 days बॉडी हैज टू टेक आउट फ्रॉम द रिवर एंड टेक अवे ऑल द हर्ब्स दैट हैव रिवॉल्व्ड द बॉडी। देन डिसेक्शन हैज टू बी कैरिड आउट एट द साइड ऑफ द रिवर, रिवर की साइड पे ही करना है। आचार्य सुश्रुत हैड एक्सप्लेन, उन्होंने क्या बोला, उशीर बाल वेणु बल्वजा कूर्चा नाम अन्यतमेन, यानी कि दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द हार्ड सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट्स। इन्होंने उस टाइम पे तो स्कैल्पल वगैरह नहीं थे, उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बताए, जैसे दीज आर शार्प एंड ब्लंट इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक स्कैल्पल, ब्लेड, सिजर्स, फॉरसेप्स एंड नाइफ। इन्होंने किससे बताया, ये जो प्लांट्स के कुछ पार्ट से बता दिए, कूर्चा वगैरह की, उनसे क्या है इंस्ट्रूमेंट्स बना के उनसे स्किन हटानी है, उनसे डाइसेक्शन करना है। शनेह शनेर व घर्षण त्वगादि, यानी कि विद द हेल्प ऑफ अबव इंस्ट्रूमेंट्स ग्रेजुअली बिट बाय बिट एंड लिटिल स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग द स्किन ऑफ द, फिर उसे क्या है खुरच खुरच के धीरे धीरे स्किन हटानी है। राइट, उसके बाद हमारा क्या करना है, ये वाला हमने
पेज रिपीट कर दिया, सॉरी, फिर से देखते हैं। अभी हमने क्या देखा कि स्किन हटा दी, स्किन के बाद क्या देखा था हमने कि बाह्य अभ्यंतर अंग प्रत्यंग को स्किन के हटाने के बाद देखना है, फिर उसमें क्या है वो सारी चीजें देख के अपने माइंड में रखनी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कैसे करना है, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है, फिर उसका डाइसेक्शन कैसे करना है। अब आता है मॉडर्न के अकॉर्डिंग हमें प्रिजर्व कैसे करना है बॉडी को। कैसे, फर्स्टली कलेक्ट द डेड बॉडी, देन पुट द बॉडी ऑन द डाइसेक्शन टेबल इन डाइसेक्शन हॉल इन द सुपाइन पोजीशन। ठीक है, बॉडी को क्या है सुपाइन पोजीशन, जैसे सीधे लेट जाते हैं ना, उस पोजीशन में हमें क्या है यहाँ पे चीजें रखनी है। फिर आता है अ पॉट फिल्ड विद प्रिजर्वेशन फ्लूइड प्लेस्ड अबव द सर्फेस ऑफ द डेड बॉडी, then fell or trace the inguinal ligament in between anterior superior iliac spine and pubic tubercle। ठीक है, वो क्या है, इंसिजन्स बता रहे हैं। सीधा जब आप करोगे तो ये वाली सारी चीजें आपको भी करनी है। ठीक है, सीधा femoral sheath after take a incision below the 4 centimeter of inguinal ligament in femoral sheath, femoral artery present in laterally and femoral vein medially। A cannula is fixed into the femoral artery and transfers the preservation fluid from the pot into the body through this cannula and pass the fluid in the body। 5 to 7 liters fluid required। कितना लीटर, 5 to 7 liters of the fluid is required for the preservation of a single body। We can confirm after prick the all pen on the various point of the body for presence of fluid in all part of the body। बेसिकली इसमें क्या है, 5 से 7 लीटर एक हम क्या है प्रिजर्वेशन फ्लूइड बनाएंगे और बॉडी में उसको डालना है। यानी कि कौन कौन सी हम दो हमारी क्या है इसमें आर्टरीज होती हैं चॉइस के लिए, कौन कौन सी, एक हो गई हमारी फिमोरल आर्टरीज और एक होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी। अब कैरोटिड मैम आर्टरी ही क्यों, वीन्स क्यों नहीं, वीन्स में क्या है ब्लड क्या है क्लॉट हो जाता है, जबकि आर्टरीज में ब्लड क्लॉट नहीं होता डेथ के बाद भी। दूसरा रीजन होता है, आपने पढ़ा है आर्टरीज में वॉल्स नहीं होती, तो उसमें क्या है लार्ज वॉल्यूम मिल जाता है उस फ्लूइड को फ्लो करने के लिए। इसलिए हमारी चॉइस क्या होती है कि हम फिमोरल आर्टरी या फिर कैरोटिड आर्टरी के थ्रू वो फ्लो, ये फिमोरल और कैरोटिड ही क्यों, क्योंकि इनमें क्या है ये लार्ज आर्टरीज है, बिग आर्टरीज है, इनका क्या है जो स्पेस है वो इनमें ज्यादा होता है, तो फ्लूइड इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो फिमोरल और कैरोटिड आर्टरी के थ्रू हमें ये फ्लूइड किसके बॉडी के अंदर जाना है। और चेक कैसे करना है, वेरियस हम जगह पे वेरियस वेसल्स में क्या है हम प्रिक करके देख सकते हैं कि वो फ्लूइड बाहर आ रहा है नहीं, कि हर बॉडी के हर पार्ट में वो फ्लूइड पहुंच गया है या नहीं। इस तरीके से क्या है हमारी बॉडी यहाँ पे प्रिजर्व हो जाएगी। अब प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, अब प्रिजर्व क्यों करना है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टू सेव द बॉडी लॉन्ग टाइम एंड फॉर इजी सीन एनी स्ट्रक्चर एंड एनी ऑर्गन्स। ठीक है, प्रिजर्वेशन मटेरियल में क्या क्या चाहिए, कार्बोलिक एसिड या फिर फिनॉल, फॉर्मेलिन, ग्लिसरीन, स्पिरिट, टार्पेंटिन, वाटर, स्टेनिंग फ्लूइड, रेड लेड, वाटर चाहिए 2 लीटर, पॉट चाहिए, कैनुला थ्रेड चाहिए, सर्जिकल ब्लेड चाहिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, स्कैल्पेल भी चाहिए। ये सारी चीजें हमें किसके लिए चाहिए, डाइसेक्शन के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कि हमें कैसे प्रिजर्व करना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा क्या है टॉपिक 1 यानी कि शरीर उपक्रमणीय अध्याय यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। हम क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट वो वाली चीजें सारी कवर करते हुए चल रहे हैं। एक एक पॉइंट भी इसमें से आपका स्किप नहीं होगा। इतना भी आपने कर लिया मेरे साथ साथ ये वाले पॉइंट्स तो सफिशिएंट है, इनफ है एग्जाम पर्पस के लिए। इससे 10 मार्क क्वेश्चन मुश्किल होता है, 5 मार्क तो आएगा ही आएगा। तो क्या है, लेकिन इसमें क्या है आपका एक तरीके से बेसिक क्लियर हो गया। 5 महाभौतिक थ्योरी मैंने आपको बता दी, तो वो चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।